तुई के हामी के, तुम कौन मैं कौन, रजाकार रजाकार यानी देश के गद्दार, के बोलचे, किसने कहा, सायरा चार, तानाशाह ने यानी बांग्लादेश की सो कॉल्ड डिक्टेटर शेख हसीना ने। बांग्लादेश पिछले कुछ हफ्तों से जल रहा है। पूरे देश के अंदर सो कॉल्ड इलेक्टेड डिक्टेटर शेख हसीना ने इंटरनेट बंद कर रखा है। बांग्लादेश आज एक कंप्लीट डिजिटल ब्लैकआउट से गुजर रहा है। पूरे देश में मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है, मानो जैसे देश में प्रोटेस्ट नहीं बल्कि वॉर हो रही है। जिन शहरों में भारी प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं वहाँ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ तक को बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, यहाँ तक कि शूट एंड साइट का भी ऑर्डर जारी कर दिया गया है, यानी देखते ही गोली मार दी जाए। एज ऑफ 26 जुलाई 2024 201 लोगों की जान जा चुकी है, 2500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स घायल हो चुके हैं। और ये नंबर बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि बांग्लादेश में इंटरनेट बंद है। जैसे ही इंटरनेट रिवाइव होगा देश में, वैसे ही ये नंबर्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाले हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट की एक वाहिद जड़ है बांग्लादेश का रिजर्वेशन कोटा सिस्टम। लेकिन इस कोटा सिस्टम को लेकर अचानक से इतना बवाल क्यों, और ये रजाकार शब्द इतने चर्चा में क्यों है? देश के स्टूडेंट्स खुद को गद्दार क्यों कह रहे हैं? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं इस रिजर्वेशन कोटा सिस्टम को, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकारी जॉब के 100 सीट में से 1 सीट रिजर्व्ड है डिजेबल्ड लोगों के लिए, 100 में से 10 सीट्स रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए और 10 सीट पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, और 100 में से पूरे 30 सीट्स रिजर्व्ड है उनके लिए जिनके बाप दादा ने 1971 की जंग में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई की थी। और यही 30% रिजर्वेशन कोटा सिस्टम हालिया प्रोटेस्ट की जड़ है। इन सभी रिजर्वेशंस को अगर जोड़ दें तो देश का 56% सरकारी नौकरी पहले ही रिजर्व्ड है और मात्र 44% जॉब्स ऐसी हैं जो मेरिट के बेस पर अवेलेबल है। लेकिन सरकारी नौकरी का इतना बड़ा चंक, ऑलमोस्ट 30% सीट्स फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए और उनके डिसेंडेंट्स के लिए रिजर्व्ड क्यों है? इसे समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री समझना पड़ेगा। इंडिया से अलग होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान फॉर्म होता है। 1947 में उर्दू को पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज चुना जाता है, इवन दो उस वक्त पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाली पॉपुलेशन मात्र 3% थी और पाकिस्तान की 56% पॉपुलेशन बांग्ला बोलती थी। इसके बावजूद उर्दू को पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज चुना जा रहा था और इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगालीज ने इस निर्णय का खूब विरोध किया। लेकिन पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती उर्दू को बंगालियों पर थोपने की कोशिश की। उस वक्त पाकिस्तान की 55% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी और इसके बावजूद इनकी एक नहीं सुनी गई और तब से ही ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। 1955 से लेकर 1960 के 5 ईयर प्लान में ईस्ट पाकिस्तान का शेयर करीब 26% था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मात्र 2.5 बिलियन ही मिला और वहीं वेस्ट पाकिस्तान को 8.9 बिलियन मिला, जो कि एक क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है। पाकिस्तान में ये सब चल ही रहा होता है कि 1970 में पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग इलेक्शंस को जीत जाती है। 313 सीट्स में से 167 सीट्स अवामी लीग को मिलती है। ये पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं ला पाती है। दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी 313 सीट्स में से मात्र 86 सीट्स ही ला पाती है और इन 86 सीट्स में से एक भी सीट ईस्ट पाकिस्तान में नहीं होती है। तो कायदे से होना तो यही चाहिए था कि अवामी लीग पाकिस्तान में सरकार बनाती और शेख मुजीबुर रहमान, जो कि अवामी लीग के लीडर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनते। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में बैठे पॉलिटिकल एलिट्स को ये इलेक्शन रिजल्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि ईस्ट पाकिस्तान की कोई पार्टी पाकिस्तान में सरकार बनाए। तो पीपीपी के लीडर और पाकिस्तान के जनरल याहिया खान साथ मिलकर इलेक्शन रिजल्ट्स को ही रद्द कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी ने इलेक्शंस को जीत लिया था। इसके बाद पूरी ईस्ट पाकिस्तान की जनता भड़क उठती है और पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश यानी बांग्लादेश बनाने की मुहिम शुरू हो जाती है और इस मुहिम को लीड कर रहे होते हैं अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान। और जैसे ही सेपरेटिज्म की ये खबर वेस्ट पाकिस्तान में पहुंचती है, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री डिप्लॉय करता है और जारी किया जाता है ऑपरेशन सर्च लाइट,
जिसके तहत उन सबको ढूंढ कर मारा जाए जो पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। औरतों और बच्चों तक को छोड़ा नहीं जाता है और एक जेनोसाइड कैरी आउट किया जाता है बंगालियों के खिलाफ। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ईस्ट पाकिस्तान 2 ग्रुप्स में बंट चुका था। पहला ग्रुप जो पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहता था और दूसरा ग्रुप जो पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहा था। तो जिन लोगों ने उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान का साथ दिया गया था उसे ही कहा गया है रज़ाकार। और फिर 1971 में जाके इंडिया की मदद से बांग्लादेश को फाइनली आज़ादी मिल जाती है। और तब से ही सरकारी नौकरी में बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स को 30% का रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया था। लेटर ऑन इस 30% रिजर्वेशन को सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स तक ही सीमित नहीं रखा जाता है, बल्कि फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट को भी 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। और फिर 2018 में आगे हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन की सुनवाई होती है जो इस रिजर्वेशन कोटा सिस्टम के खिलाफ था, और हाई कोर्ट इस पिटीशन को रिजेक्ट कर देती है और स्टूडेंट्स वापस से सड़कों पर आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। और इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से 2020 में शेख हसीना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये पूरा कोटा सिस्टम रद्द कर देती। यानी इस प्रॉब्लम को 2020 में ही सॉल्व कर दिया गया था। लेकिन ये प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट तब होती है जब 2021 में प्रो कोटा स्टूडेंट्स जिनको इस कोटा सिस्टम का लाभ मिल रहा था वो हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। 5 जून 2024 को हाई कोर्ट इन पिटिशनर्स के हक में फैसला सुनाती है और इस कोटा सिस्टम को वापस लागू कर दिया जाता है। और कोटा सिस्टम की यही वापसी कारण है बांग्लादेश में हो रहे आज के भयानक प्रोटेस्ट की। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ इस 30% कोटा के खिलाफ नहीं है बल्कि शेख हसीना के भी खिलाफ है। कौन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं और कौन फ्रीडम फाइटर के बच्चे नहीं है ये डिसाइड करती है बांग्लादेश की सरकार। और इस ब्लड लाइन को प्रूफ करने के लिए उन्हें सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं। शेख हसीना पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जानबूझकर ये सर्टिफिकेट्स अपने पसंदीदा लोगों में बांटती है जिनको वो सरकारी पोस्ट पर देखना चाहती है, ताकि आगे चलकर ये सरकारी ऑफिशियल्स उनके तलवे चाटे। और यही वजह है कि शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग इस 30% कोटा रिजर्वेशन को हटाने के खिलाफ है। और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को ये बात भली भांति पता है। और ये शेख हसीना उसी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान को उनके पूरे परिवार के साथ असैसिनेट कर दिया जाता है। सिर्फ उनकी 2 बेटियां बच जाती हैं क्योंकि वो उस वक्त जर्मनी में होती है। और उन्हीं 2 बेटियों में से एक का नाम है शेख हसीना, जो कि आज के दिन बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। इस कोटा सिस्टम को वापस लाने का डिसीजन तो 1 जून को आया था, लेकिन प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई होते हैं 1 जुलाई से। लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से 7 जुलाई को स्टूडेंट्स रास्ता रोको रेल रोको मुहिम शुरू कर देते हैं। और सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस कोटा सिस्टम को वापस लाने वाले डिसीजन पर रोक लगा देती है। और सुप्रीम कोर्ट ये स्टेटमेंट जारी करती है कि इस मसले की सुनवाई 7 अगस्त को होगी, यानी पूरे 1 महीने बाद। जिसके बाद शेख हसीना स्टूडेंट से अपील करती है कि देखो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, एटलीस्ट अभी के लिए प्रोटेस्ट रोक दो। लेकिन स्टूडेंट्स उनकी एक नहीं सुनते। मामला और बिगड़ जाता है जब 14 जुलाई को शेख हसीना टेलीविजन पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को गद्दार कह देती हैं। सब কিছু পাবে, মুক্তিযোদ্ধারা পাবে না। অপরাধটা কি? নিজের জীবন বাজি রেখে নিজের পরিবার সংসার সবকিছু ফেলে দিয়ে उन्होंने कहा कि हम सरकारी नौकरी फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को नहीं तो क्या रजाकारों को देंगे। जिसके जवाब में स्टूडेंट्स ने नारे लगाए 1 2 3 4, कौन है हम, कौन है हम, रजाकार रजाकार, किसने कहा, तानाशाह तानाशाह। ये स्टूडेंट्स शेख हसीना को तानाशाह क्यों करके रेफर कर रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश में कोर्ट से लेकर पुलिस तक सब शेख हसीना के इशारों पर चलती है। इनफैक्ट जो इलेक्शंस बांग्लादेश में हुए थे उसमें अपोजिशन थी ही नहीं। अपोजिशन की ज़रूरत ही क्या, बगैर अपोजिशन के इलेक्शन करा देते हैं। और इसीलिए इस पूरे वीडियो में मैं शेख हसीना को एक इलेक्टेड डिक्टेटर कहकर रेफर कर रहा हूँ। और अपने इसी तानाशाही का इस्तेमाल करके शेख हसीना ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया गया। 201 लोगों की जानें चली गईं, 2500 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए, इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया, शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटते हैं और आखिर में इस डिक्टेटर शेख हसीना को स्टूडेंट्स के आगे झुकना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग 7 अगस्त को होने वाली थी उसे प्रीपोन कर दिया गया और 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम में रिफॉर्म ला ही दिया।
रिजर्वेशन को 56% से घटाकर मात्र 60% कर दिया गया। फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन 30% था उसे घटाकर मात्र 5% कर दिया गया, और 1% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन डिसेबल्ड और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। स्टूडेंट्स की मांगे तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन प्रोटेस्ट को अभी भी जारी रखा गया है। स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों को भी प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट किया गया है उन सबको रिहा किया जाए, और जिन सरकारी ऑफिशियल्स की वजह से प्रोटेस्टर्स की जाने गई हैं वो सब अपनी कुर्सी से रिजाइन करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा।